हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को आपको पहले से पता है, लेकिन मैं डेली बताता हूँ और बता भी रहा हूँ कि देखो अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको क्या-क्या प्राप्त होगा उसके बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे अनअकैडमी से आप कैसे जुड़ सकते हो। देखो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, इसके बाद लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस का जैसे कि 40 लाइव क्लासेस हमारे ऐप में पैरेलल चल रहा होता है, इससे भी अधिक। इसके साथ-साथ आप देखोगे इसमें से लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड होगा। इसके साथ-साथ अनअकैडमी ऐप, ये अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। और मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी आपको क्या करना है, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए, पीटी और मेंस के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल है और जो पॉलिटी है वो पीटी के लिए। ये टेलीग्राम लिंक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से इस सारे हैंडआउट प्राप्त कर सकते हो। ये मेरे कोड है SPTSC10 और DBYT, ठीक है? इसके साथ-साथ और भी एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे इसी प्लेटफ़ॉर्म पे कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इसमें से ऑप्शनल कोर्सेज़, इंडियन इकोनॉमी जैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर जैसे कि सभी में करीब 15 से ऊपर जो कोर्सेज़ हैं वो करीब मोर देन 15 कोर्सेज अपकमिंग है और 16,000 से ऊपर कोर्सेज हमारे इस फॉर्म में रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक प्लान है। प्लान क्या है? 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। ये कोड यूज करोगे ना तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो तो 9,000 रुपया आपकी फी है, जिसमें आपको मात्र 8100 रुपया पेड करनी होगी और ये आपको इसमें SPDSC10 के माध्यम से इसे 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप आईएएस एस्पायरेंट हो, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये सब्सक्राइब कर लो, ये बेहतर रहेगा, ठीक है? इसके साथ-साथ आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा प्लान है, दूसरा प्लान आइकॉनिक का है। अगेन इस कोड को यूज़ करना है, 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना है। इसके साथ-साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शनल में ये 1 माह से लगा कर के 36 माह तक का प्लान है। अगेन आप इस कोड को यूज़ करना है, 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। 1 माह का जो फी है 5,000 है और आपको 10% डिस्काउंट पे ₹45 पड़ेगा। हमारा 31 जनवरी को एक 11 बजे से स्टार्ट होने वाला है। ये लिंक यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा तो आप जो कॉम्बैक्ट है उसे क्या कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो कॉन्टेक्ट से। ये जो कि 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, 30 कॉम्बैट्स होंगे, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। 1 टू 3rd रैंकर्स ध्यान से सुनिएगा, 1 टू 3rd रैंकर्स के लिए 3 माह का सब्सक्रिप्शन एंड 4 टू 150 रैंकर्स के लिए अमेज़न का वाउचर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो 2021, 2022 और 23 के लिए कुछ बैचेज़ हैं। 2021, 22, 23 के लिए बैचेज़ तो ये सभी 25 तारीख से 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ ये बैचेज़ हैं, आप देख सकते हो, कुछ ये बैचेज़ हैं जो कुछ हिंदी, कुछ बाइलिंगुअल और कुछ यानी इंग्लिश में हैं, ठीक है? ये सारे बैचेज़ हैं, आप इनको देख पा रहे हो। वहीं 25 की अगर बात करें तो 25 से ये कंफर्म हो चुका है कि आइकॉनिक का जो रेट है वो हाइक होने वाला है, तो इससे पहले आप जल्द से 2-3 दिन बचा है, जल्द से जल्द आप ले लो, उससे हाइक होने से पहले, है ना? तो चलो और हाँ, इससे पहले मैं आपको प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत अगर आप इसका जो जैसे प्लस वाला लेते हो तो 12 माह का जो फीस है 88,705 है, जो आपको अगेन इस कोड को यूज़ करने पे डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास 36 माह का या 24 माह का इसमें सभी प्लान हैं। इस प्लान के अंतर्गत आप कोई सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो आज हमें ना बीमा इंश्योरेंस के अंतर्गत पढ़ना है, तो हम थोड़ा-सा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसका पहले आपको बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूँगा, बीमा क्षेत्र है क्या? फिर हम बाद में आएँगे ये ट्रेडिशनल इंश्योरेंस और ये नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस या ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये बीमा क्या है, ठीक है? देखो अगर हम भारत की बात करें खासकर तो
पहले कहानी बस सुन लेना है आपको। अगर भारत की बात करें तो बीमा का अगर इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो इतिहास काफी पुराना देखने को मिलता है। कैसे? जैसे मनु स्मृति में याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इन सभी में कुछ अगर रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं हैं, इनमें बीमा की कहीं ना कहीं झलक मिलती है। कैसे बीमा की झलक मिलती है? क्योंकि देखो, बीमा का उल्लेख यानी संसाधनों के संग्रह के रूप में यहाँ किया गया है। जो बीमा का मतलब यहाँ जो संसाधनों का संग्रह किया गया है, ताकि उनका पुनर्वितरण किया जा सके। संकट के टाइम मान लो सूखा पड़ गया या कोई आपदा आ गई, इस टाइम इनका पुनर्वितरण किया जा सके। तो हम तब से इसको देख सकते हैं। लेकिन हमें ये आपको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम एक्चुअल में कोर बीमा से आते हैं। तो बीमा है क्या, पहले ये जान लो। देखो, बीमा एक वित्तीय उत्पाद है। इस पे एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ ना पेज जोड़ लेता हूँ, है ना। कुछ मैं पेज जोड़ लेता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ही कुछ पेज इंसर्ट कर लेते हैं हम। हम्म। हो गया ना। हाँ, तो देखो, अगर भारत में अगर बीमा की हम बात करें तो थोड़ा बहुत लिखते चलिएगा, और बाकी नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा। बीमा, इंश्योरेंस। देखो, बीमा को एक वित्तीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको एक वित्तीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है। बीमा, यह एक वित्तीय उत्पाद है। यह एक वित्तीय नहीं, यह एक वित्तीय उत्पाद है। यह एक वित्तीय उत्पाद है, ध्यान रखिएगा। यह एक क्या है? वित्तीय उत्पाद है। वित्तीय उत्पाद के रूप में से परिभाषित किया जाता है। जैसे बीमा धारक द्वारा उसके नियंत्रण के बाहर किसी भी घटना के कारण जो होने वाली क्षति है, उस क्षति की, चाहे वो पूरी कंप्लीट क्षति हो या आंशिक क्षति हो, उसकी भरपाई करी जाती है। उसकी भरपाई करी जाती है। बीमा जोखिम प्रबंधन का एक रूप है। ये बीमा है, ये जोखिम प्रबंधन का एक रूप है। जोखिम प्रबंधन का, जोखिम प्रबंधन का एक रूप है। एक रूप है, ठीक है। बीमा जो है ये जोखिम प्रबंधन का एक प्रारूप है। हम इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं। मान लो, जब तक अगर हम बात करें, जब तक बीमा धारक व्यक्ति बीमा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, तब तक बीमा कंपनी द्वारा उसे किसी भी दुर्घटना पर होने वाली क्षति, चाहे वो आंशिक हो या पूरी हो, उसकी भरपाई और उसकी भरपाई की सुविधा देता है। किसी भी बीमा कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा दो प्रकार के बीमा उत्पादों को उपलब्ध करवाया जाता है। किसी भी बीमा कंपनी के द्वारा दो प्रकार के बीमा उत्पादों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो अगर हम बीमा उत्पादों की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, बीमा एक वित्तीय उत्पाद है। तो जो बीमा उत्पाद की दो प्रकार, हम इसे दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो जीवन बीमा, एक तो जीवन बीमा, जीवन बीमा, और दूसरा साधारण बीमा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा साधारण बीमा, दूसरा साधारण बीमा, दूसरा साधारण बीमा। तो पहले जो नंबर वन है, यानी लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। ये जीवन बीमा क्या होता है, जरा इस जीवन बीमा को सुनना, फिर हम साधारण बीमा देखेंगे। देखो, जीवन बीमा दुर्घटना से मृत्यु या साधारण मृत्यु तक का जो जोखिम वहन करता है। जो जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा, जीवन बीमा, ये जीवन बीमा क्या करता है? ये दुर्घटना से मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु या साधारण मृत्यु, या साधारण मृत्यु, साधारण मृत्यु, साधारण मृत्यु से जोखिम, साधारण मृत्यु का जोखिम वहन करता है। जोखिम वहन करता है, वहन करता है।
इसको क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा कहते हैं इसको। लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा कहते हैं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए या साधारण मृत्यु, उसके दौरान जो क्षति होगी वो जीवन बीमा कंपनी क्या करेगी? उस क्षति की भरपाई करेगी। इसको जीवन बीमा कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट साधारण बीमा देख लो। साधारण बीमा क्या होता है? साधारण बीमा, देखो साधारण बीमा को गैर जीवन बीमा भी कहा जाता है। साधारण बीमा को गैर जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है। अब मान लो जैसे कि साधारण बीमा, अब साधारण बीमा बीमा जैसे कि कोई एसेट्स है, कोई परिसंपत्ति है, तो उससे जो जुड़ा हुआ जोखिम है, उससे जो जुड़ा हुआ रिस्क है, उसका बीमा करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें कि मोटर का, यानी कोई स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ का बीमा है ना, स्वास्थ्य का बीमा, मोटर बीमा, मोटर यानी मोटर गाड़ी बीमा, पेंशन बीमा, सब ये ध्यान रखिएगा साधारण बीमा के अंतर्गत आते हैं। पेंशन बीमा, ठीक है। पेंशन बीमा के साथ साथ मान लो कि यूनिट लिंक्ड है, यूनिट लिंक्ड बीमा, यूनिट लिंक्ड बीमा, लिंक्ड बीमा, ये सारे बीमा क्या है? साधारण बीमा कहलाते हैं। ये सारे बीमा साधारण बीमा कहलाते हैं। किसी विशेष समारोह इवेंट में जो वस्तु का बीमा, ये सारी चीजें, मान लो किसी भी चीज का जो लाइफ इंश्योरेंस से डिफरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो मतलब अगर दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसके बाद सारे ये जो गैर जीवन बीमा या फिर साधारण बीमा इनको कहा जाता है। तो आपने बीमा के जो प्रकार देखा, आपने जीवन बीमा के अंतर्गत एक जो साधारण बीमा देखा और जीवन बीमा देखा। अब हम इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या जीवन बीमा का क्या इतिहास रहा है, कैसे काम करता रहा है, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि इसमें डिस्कशन में मैं कॉम्प्रहेंसिवली कवर करूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। कोई एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए नहीं फॉलो करना है और ना ही कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना है। जो क्लास लेक्चर और नोट्स मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। तो मैं अगेन एंड अगेन स्टूडेंट को बोलता हूँ, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल अर्थात जो अनअकैडमी भी ऑन करता है उसको, नाम है दीवी सिंह अनअकैडमी, ठीक है। तो आप सर्च करके और उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा हैंड आउट मिल जाएगा अर्थात नोट्स मिल जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखो भारत में पहली कंपनी के रूप में जो बीवा के रूप में जो कंपनी आई, पहली कंपनी के रूप में 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई। ध्यान से सुनिएगा, भारत में भारत में पहली पहली बीमा कंपनी के रूप में, बीमा कंपनी के रूप में, बीमा कंपनी के रूप में, कंपनी के रूप में 1818 1818 में ओरिएंटल ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कंपनी इस्टेब्लिश होती है। ठीक है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818 में, यानी जब हम आजाद नहीं हुए थे। मैं इतिहास के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूं। यह कंपनी जीवन बीमा से संबंधित कार्य कर रही थी। इसकी जो स्थापना है, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता होता था और इसकी स्थापना भी कहाँ? वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुई। तो इसकी जो स्थापना है, क्योंकि वहीं आप देखोगे एक जो कोलकाता उस समय अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण प्लेस हुआ करता था। तो स्थापना कहाँ? कोलकाता में। की महत्वपूर्ण स्थापना, सॉरी, इसकी स्थापना कहाँ? कोलकाता में हुई। यानी यूरोपियंस के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। और देखो ये कंपनी एक्चुअल में 1834 में ये असफल हो जाती है और कारोबार बंद करके निकल लेती है। अर्थात ये 1834 में, सॉरी 1834 में यह कंपनी असफल हो जाती है, असफल हो जाती है।
तो कारोबार बंद कर देती है। तो भारत में सबसे पहली बार अगर हम कंपनी की बीमा कंपनी की बात करते हैं तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, बॉम्बे लिख देता हूं मैं, 1870 में बॉम्बे बॉम्बे म्यूचुअल म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, इंश्योरेंस 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 का स्पेलिंग से है ना, इंश्योरेंस सोसाइटी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस सोसाइटी लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नामक बीमा कंपनी क्या है, पहली भारतीय कंपनी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये पहली भारतीय कंपनी होती है 1870 में। इसका नाम बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ये पहली यानी फर्स्ट भारतीय कंपनी के रूप में, फर्स्ट भारतीय कंपनी के रूप में कार्य करना प्रारंभ करेगी, फर्स्ट भारतीय कंपनी के रूप में प्रारंभ करेगी। जैसे कि मैं बैंकिंग सिस्टम पढ़ाया था तो पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करी थी। तो वैसे देखो एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आइडिया लग गया ना तो आप सारी चीजों को समग्र तौर से समझ पाएंगे, सारी चीजों को समग्र तौर से समझ पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते टाइम आता है 1912 का यानी 1912 का। 1912 में इंडियन लाइफ जो इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट जीवन बीमा व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाता है। क्या नाम होता है, इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट, इंडियन लाइफ इंडियन लाइफ इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट, बीमा कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। ये किसको, 1912 में, क्योंकि कोई अगर अनियमितताएं ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए ये एक्ट आता है, ये 1912 में एक्ट आता है। वहीं 1928 में भारतीय बीमा कंपनीज एक्ट अधिनियम जो है इसको पारित किया जाता है। अब इसको 1928 में, ध्यान से सुनिएगा, 1928 में इसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, पारित किया गया। इसके द्वारा जो भारत सरकार देश में कार्यरत जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा कंपनियों से जानकारी प्राप्त कर सकती थी। इस एक्ट के द्वारा जितनी भी कंपनियां क्या करती थी, वर्ग कर रही थी। तो इस एक्ट के माध्यम से सारी जानकारी जो भी लाइफ इंश्योरेंस और जो सिंपल इंश्योरेंस, साधारण इंश्योरेंस के यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो भी कंपनियां थी उनके बारे में सारी जानकारी इस एक्ट के अंतर्गत तो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी वो जानकारी ले सकती थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया थी। अब देखो 1938 में बीमा अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि देखो इसके द्वारा जो जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहले से जो मौजूद कानूनों का उसको एकीकरण करते हुए और उसमें भी संशोधन का प्रयास किया गया ताकि किसी प्रकार से अनियमितताएं ना देखने को मिले। अब 1938 में इन सभी जितने भी इससे संबंधित नियम होंगे तो उसको कंपाइल करके 1938 में और इनको थोड़ा सा संशोधन करते हुए और बेहतर बनाने की कोशिश करी जाएगी 1938 में। अब भारत में जीवन बीमा कंपनी का जो नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण है, जो कुछ कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की बात आएगी। ठीक है, तो आपने ये देखा इसमें संशोधन किया गया और सभी नियमों को संशोधन करते हुए कंपाइल कर दिया गया। संशोधन करने के बाद सभी नियमों को बीमा से संबंधित उन्हें क्या कर दिया गया, कंपाइल कर दिया गया। इसके बाद 19 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 19 जनवरी फैक्ट है थोड़ा सा, 1956, अभी मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा फैक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज्यादा जरूरी है। तो 1956 को इनका जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां थी इनका राष्ट्रीयकरण, इस समय देखो नेशनलाइजेशन का ही दौर है, तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब सरकार अपने अंदर इन कंपनियों को क्या कर ली, ले लेती है। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में करीब जो कंपनियां थी वो 154 कंपनियां थी,
जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था। तो 154 जो जीवन बीमा से संबंधित थी या लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित थी, जीवन बीमा से संबंधित, जीवन बीमा से संबंधित ये कंपनी थी। और इसके साथ साथ 16 विदेशी कंपनी, 16 विदेशी कंपनी थी, 16 विदेशी कंपनी थी। और 75 जो कंपनी थी ये प्रोविडेंट सोसाइटी यानी कुल प्रोविडेंट सोसाइटी से संबंधित थी। कितनी कंपनी? करीब 75 कंपनी। ये प्रोविडेंट फंड, जैसे बताऊंगा, प्रोविडेंट फंड हमें डिटेल से पढ़ना है। तो प्रोविडेंट फंड से यानी प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट सोसाइटी से संबंधित, प्रोविडेंट से संबंधित कुल मिलाकर करीब 245 कंपनियां जो देसी विदेशी कंपनियां कार्यरत कर रही थी। इन कंपनियों को कुछ को इकट्ठा करके इन सभी को नेशनलाइज करने की आगे धीरे धीरे प्रोसीडिंग होती है, बात आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इसने यहां तक आपने जो इतनी कंपनियां हैं 1956 में सभी को मिलाकर के एक बड़ी कंपनी बनाई जाएगी। और बड़ी कंपनी के साथ साथ इसमें आप देखोगे कि इनका नेशनलाइजेशन करने की बात करी जाएगी, नेशनलाइजेशन किया जाएगा। तो ये जो इतनी कंपनियां इस समय जो आजादी के बाद इतनी कार्यरत थी, ठीक है, तो 1956 में ये राष्ट्रीयकरण का, नेशनलाइजेशन का कंपनियों की, बीमा कंपनियों के दौर होता है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा, यहां तक उम्मीद करता हूं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यहां तक आपने लीड किया होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे से कनेक्ट करिएगा, मैं यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा के बारे में आपने, इरडा यानी IRDAI के बारे में आपने खूब सुना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IR IRDAI, इसको हिंदी में पहले लिख लेते हैं भारतीय बीमा। बताता हूं इसके बारे में। हाँ, भारतीय बीमा, भारतीय बीमा विनियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। इसको यानी इंग्लिश में भी लिख देता हूं इंश्योरेंस, या फिर आप सुनी लीजिए, लिख लीजिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय बीमा यानी जो इंडियन इंश्योरेंस है, इसके लिए नियम बनाने के लिए विनियामक अर्थात ये रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसके लिए ये क्या काम करेगी? उसके डेवलपमेंट का, उसके विकास का और उसको रेगुलेट करने का ये प्राधिकरण है, ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है। तो चलो अब इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो, IRDAI है जो, ये मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 के तहत 2000 में इसकी स्थापना करी गई। दोबारा सुनिएगा, मैंने बताया जो ये IRDA की स्थापना है, ये अधिनियम 1999, अधिनियम 1999 के माध्यम से 2002 में क्या करी गई? इसकी स्थापना करी गई। इसकी स्थापना कैसे करी गई? मल्होत्रा कमिटी आती है, मल्होत्रा कमिटी रिकमेंडेशंस देती है, सिफारिशें देती है। उस मल्होत्रा कमिटी की सिफारिशों के आधार पे इस बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी बनानी पड़ेगी। अब कोई ना कोई तो बॉडी बनानी पड़ेगी, तो वही बॉडी ये बन के आती है और ये बीमा कंपनियों को रेगुलेट करेगी, यही बीमा कंपनियों को रेगुलेट करेगी। इसको इरडा आपने कई बार सुना होगा, इरडा, ठीक है ना? तो इरडा यानी इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आया? इसकी सिफारिशें, आपसे क्वेश्चन सिफारिशों के रेफरेंस में, तो किसने सिफारिशें करी थी? मल्होत्रा कमिटी ने, मल्होत्रा, मल्होत्रा कमिटी के यानी समिति के सुझाव के आधार पे इसकी स्थापना होती है। समिति के सुझाव के आधार पे, सुझाव के आधार पे, सुझाव के आधार पे ये काम क्या करेगा? इसका क्या काम होगा? इसका क्या काम होगा? इसको प्राधिकरण है जो ये अथॉरिटी है, इसको रेगुलेट करना। ध्यान से सुनना, इसको क्या करना? इस रेगुलेट करना, इस प्राधिकरण विनियामक को, सॉरी बीमा कंपनी को, यानी इसका काम क्या होगा? जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी है,
बीमा कंपनी है, इनको क्या करना, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, नियम बनाना, इसको कंट्रोल करना, ठीक है, ताकि बीमा कंपनियां भारतीयों के पैसे या फिर किसी के भी पैसे को के साथ फ्रॉड ना कर सकें, उसको अच्छी तरीके से जहां भी वर्क करें बेहतर ढंग से, और जो वर्क हो एक डेवलपमेंट का रवैये से हो, यानी विकास हो, ठीक है, तो ये उस पर नजर रखेंगी, ठीक है। अब देखो इसके सदस्यों की बात करें तो इस निकाय में ये अथॉरिटी है जो इरडा है, इस निकाय में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के साथ साथ 5 इसमें से पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, मतलब ये परमानेंट पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ इसमें से 4 अंश पूर्णकालिक, अंशकालिक मतलब ये कभी भी, तो 4 अंशकालिक, 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं इस बॉडी में, ध्यान रखिए, 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति मनोनयन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, नियुक्ति कुछ की होगी, कुछ का मनोनयन किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, भारत सरकार इनकी क्या करेगी, नियुक्ति करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करेगी। यह प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो कहा, हैदराबाद, यानी तेलंगाना में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है इसका, हैदराबाद में, हैदराबाद में, अब ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इरडा का लक्ष्य क्या है, देखो, ये पॉलिसी धारक के हितों की सुरक्षा करना, मान लो आपने पॉलिसी लिया, आपने बीमा कंपनियों से, बीमा कंपनियों से पॉलिसी लिया, क्या लिया, पॉलिसी लिया, तो पॉलिसी धारक जो पॉलिसी होल्ड कर रहा है, यानी आप लोग या हम लोग, इनके हितों की रक्षा करना, इनके हितों की रक्षा करना, ताकि कंपनियां कोई फ्रॉड या कोई अनियमितताएं ना बरत सके, साथ ही साथ इनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, साथ ही साथ इनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, और इसकी समृद्धि और विनियमन के लिए कार्य करना, इसकी समृद्धि और विनियमन के लिए कार्य करना। इसके साथ साथ इरडा बीमा से संबंधित सुव्यवस्थित कार्य संचालन को बढ़ावा देगा, और बाजार की बीमा कंपनियों में वित्तीय सुदृढ़ता, यानी उनमें से आप ये कह सकते हो कि उनमें वित्तीय सुदृढ़ता के लिए जो मानक है वो मानक को लागू करेगा, और एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करेगा। ये इरडा का काम है, यही इरडा का क्या है, काम है। इरडा वास्तविक दावों का सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं इस लाइन बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो इरडा है, ये वास्तविक दावों का त्वरित निपटान, ध्यान से सुनिएगा, जो वास्तविक रियल दावे हैं उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी जो भी धोखाधड़ी है, इन सभी को, इनमें उचित व्यवहारों की, जो अनुचित व्यवहार है इनकी रोकथाम करना, जो ये धोखाधड़ी है इनको सेटल करना, इनको क्या करना, निपटाना, और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था करने से संबंधित ये कार्य करता है। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ बीमा से संबंधित कोई कंपनी फ्रॉड कर गई है, तो जाके यहाँ अपनी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो एक्चुअल में सारी जो भी बीमा कंपनी से संबंधित सारी चीजें हैं, कौन, आईआरडीएआई, ध्यान से सुनिएगा, आईआरडीएआई क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो यहां तक आपने चीजों को देखा, यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आईआरडीएआई को डिटेल से देखा। अब आपको एक सब हेडिंग डालना है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के क्या कार्य है, इसके कार्य, यानी तो इरडा, जो इरडा है इसके कार्य, इरडा के कार्य, क्या कार्य करता है, कुछ तो कार्य करता होगा, है ना। देखो, आरडीआई मैंने बताई, जो इरडा है, जो आई आर आई डी ए है, यानी जो इरडा है, ये अधिनियम 1999 की जो धारा 14 है
उसके अंतर्गत इसको कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी जो इरडा है ये 1999 के अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। 2000 में स्टैब्लिश होता है। लेकिन इस नियम की, इस एक्ट की जो धारा 14 है, धारा 14 14, इस धारा 14 में शक्तियां, मैं डिटेल्स इसके बारे में बात कर रहा हूं, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा। जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं, इनको जो क्या किया गया है, सौंपा गया है, उन कार्यों के बारे में हमें क्या करना है, देखना है कि ये क्या क्या कार्य करेगी, इरडा के क्या क्या कार्य होंगे। तो चलो सुन लो। जैसे बीमा में व्यवसायिक संगठनों को बढ़ावा देना, बीमा में, बीमा में व्यवसायिक संगठनों को, यानी जो कॉमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक संगठनों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इसके साथ साथ आप देखोगे नंबर एक, नंबर दो कि चलो, इससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी धारक के हितों की सुरक्षा करना, जो कि पहले भी बताया है ना। तो पॉलिसी धारक यानी आप मान लो कि पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी धारकों के हितों की, के हितों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। लिख लीजिए, थोड़ी बहुत काम आएगा, लिखते जाइए। बीमा मध्यस्थों की लाइसेंसिंग और मानदंड को निर्धारित करना, यानी जो बीमा कंपनी है, जो मीडिएटर है, तो बीमा कंपनियों के लाइसेंस, बीमा कंपनी की, बीमा कंपनी है जो, इनके लाइसेंस क्या है, इनके लाइसेंस और उनके मानदंड, मानदंड को क्या करना, निर्धारित करना, निर्धारित, निर्धारित करना। ठीक है। अब इसके साथ साथ आगे हम अगर बढ़ते हैं तो गैर जीवन बीमा के आवरण की प्रीमियम दरें हैं, उनकी शर्तों को भी क्या करना, निर्धारित करना। जो प्रीमियम दरें हैं, प्रीमियम दरों की शर्तों को निर्धारित करना, शर्तों की निर्धारित करना। ये सारे कार्य हैं, इतने कार्य नहीं, बीमा जो ये इरडा है, बहुत सारे काम करता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, जो रूरल एरिया है, वहां की समाज के असुरक्षित वर्गों को बीमा आवरण सुनिश्चित करना, बीमा देना। ठीक है। जैसे ग्रामीण एरिया में जो असुरक्षित वर्ग है, ठीक है, वो जो वल्नरेबल कैटेगरी है, इनको बीमा, बीमा आवरण से यानी बीमा देना। ठीक है। यानी ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में बीमा आवरण, बीमा आवरण से, बीमा आवरण से जो वल्नरेबल ग्रुप है, यानी असुरक्षित वर्ग है, असुरक्षित वर्ग है, असुरक्षित वर्ग को कवर करना, को कवर करना। ये सभी इसके क्या है, ये सभी कार्य हैं। साथ ही साथ बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारक की निधियों में जो निवेश है, उसका विनियमन करना, उसको रेगुलेट करना। यानी बीमा कंपनी, बीमा कंपनी और होल्डर, पॉलिसी धारक, जो पॉलिसी धारक है, इन पॉलिसी धारकों के बीच, पॉलिसी धारकों के बीच जो निवेश को विनियमन करना, जो निवेश है इसमें कोई अनियमितताएं ना हो, निवेश को क्या करना, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना, ध्यान रखिएगा। ये सारे इसके कार्य हैं। ठीक है। तो आपने यहां तक देखा। अब भारत में हम बीमा बाजार देखेंगे। भारत में तो अगला आपका सब हेडिंग होना चाहिए, भारत में बीमा बाजार, भारत में बीमा बाजार, बीमा बाजार, भारत में बीमा बाजार, यानी इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया, इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। चलो इसके पहले कहानी सुन लो। देखो, भारत के बीमा बाजार के अंतर्गत 53 बीमा कंपनियां हैं। भारत के बीमा बाजार के अंतर्गत 53 बीमा कंपनियां हैं, बीमा कंपनी है, जिनमें से, इन कंपनियों में से 53 बीमा कंपनियों में से 24 जीवन बीमा व्यवसाय में लगी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस में, 24 लाइफ इंश्योरेंस में है। ठीक है। बाकी का जो 29 है, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में है।
नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 53 कंपनियों में 24 लाइफ इंश्योरेंस में और 29 नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। जीवन बीमा कर्ताओं में जो जीवन बीमा निगम यानी LIC मात्र एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें से आप देखोगे इन 24 में से LIC पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ये इनमें से ये क्या है, पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी है। ये क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। वहीं 29 गैर कंपनी बीमा कंपनियों में, ये जो गैर बीमा कंपनियां हैं, इन 29 गैर बीमा कंपनियों में 6 जो इसमें भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इनमें भी 6 पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जिनमें से दो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। दो कौन कौन सी, जरा इस पे नजर डालो। पहली तो एक जो है इसमें से फसल बीमा के लिए जो कार्य करती है, फसल बीमा के लिए जो कार्य करती है। और दूसरी जो कंपनी, अब ये समझ रहे हो ना, साधारण बीमा ही है, ये ध्यान रखिएगा। यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब साधारण बीमा, गैर जो जीवन बीमा से संबंधित कंपनी है। तो एक फसल बीमा हो गई, ये जो कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड है, इसको क्या कहते हैं, कृषि बीमा, कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि बीमा। अगला पेज ले लेते हैं, है ना। जरा ये 29 मैंने बताया, 29 में 6 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। इस 6 में दो बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। पहली एक जो कृषि बीमा से संबंधित है, यानी कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, कृषि बीमा बीमा कंपनी लिमिटेड LTD। दूसरी जो कंपनी है दूसरी जो कंपनी है आपके लिए, ये कंपनी है यानी ऋण गारंटी निगम, ऋण गारंटी निगम, अगेन इंपॉर्टेंट, ऋण गारंटी ऋण गारंटी निगम, ऋण गारंटी निगम। ये दोनों कंपनियां बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के 5 बीमा करता केवल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और बीमा यात्रा खंडों में पॉलिसियों को जो जोखिम है उसके आकलन के लिए करीब जो पंजीकृत 53 बीमा कंपनियों के अतिरिक्त कुछ और भी कंपनियां हैं। जैसे भारतीय साधारण बीमा निगम, यह एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा करता है। ये क्या करती है, ये पुनर्बीमा करता कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी कंपनियां हैं, इसके अंतर्गत आपने ये सारी चीजें देखा। देखो भारतीय बीमा कंपनी है, जो भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश मात्र जो उच्चतर सीमा है 26% है। भारतीय बीमा कंपनियों में, आगे से देख लेते हैं, मैंने इसमें से, चलो देखो, भारतीय बीमा निगम एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्वित्त कंपनी है, आप इसे लिख ही लो। भारतीय साधारण बीमा से क्यों छोड़ दो, है ना। भारतीय साधारण बीमा, भारतीय साधारण बीमा, यह एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है, यह राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है, राष्ट्रीय पुनर्बीमा। पुनर्बीमा समझ रहे हो ना, दोबारा से, यानी पुनर्बीमा, पुनर्बीमा करता कंपनी, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बीमा विधि हो गया, तो बीमा विधि संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी भी भारतीय बीमा कंपनी में एक संशोधन आता है 2015 में संशोधन आता है। इसमें कुछ कहा जाता है कि जितनी भी भारतीय बीमा कंपनी है, इनमें से जो उच्चतर सीमा 26% से वृद्धि हो गई है। इसमें 26% पहले इसमें विदेशी निवेश बीमा कंपनी में विदेशी निवेश था 26%, इस 26% से वृद्धि करते हुए 49% कर दिया गया है। ये कब संशोधन हुआ, 2015 में। यानी संशोधन बीमा विधि अधिनियम कहा जाता है, बीमा विधि अधिनियम, विधि संशोधन अधिनियम कहा जाएगा, संशोधन अधिनियम 2015 में। पहले जो भारतीय बीमा कंपनी थी, तो इसमें विदेशी निवेश मात्र 26% का था। अब 49% का बीमा जो इसमें से निवेश है संभव है।
अभी कहा जा सकता है कि अभी अगर बीमा कंपनी को अभी भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी बीमा क्षेत्र में आती है तो उसे किसी न किसी भारतीय कंपनी की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी भारतीय कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये 49% की समग्र सीमा तक बढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही बीमा जो भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण को सुरक्षित रखा गया है अभी, क्योंकि 51% की हिस्सेदारी ऑलरेडी भारतीय कंपनियों की होगी, लाख वो कुछ भी विदेशी कंपनियां कितना भी इसमें निवेश क्यों ना कर ले। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। अब बीमा के प्रकार देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं? बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकार, जरा बीमा के प्रकार की बात करें। एक तो जीवन बीमा देख ही लो पहले। हम क्या करते हैं, एक तो जीवन बीमा हो गया, जीवन बीमा। दूसरा गैर जीवन बीमा या साधारण बीमा। गैर जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा या साधारण बीमा, या साधारण बीमा। ठीक है, देखो जीवन बीमा जो है ये लाइफ इंश्योरेंस जो है, ये जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए, अगर लाइफ से जुड़ी, हमारे जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए वित्तीय सुरक्षा देता है। यानी यह है जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित, जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए, जीवन से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए, आपात स्थितियों के लिए, स्थितियों के लिए, आपात स्थितियों के लिए क्या ये प्रोवाइड करता है? यह वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड करता है, वित्तीय सुरक्षा देता है, वित्तीय सुरक्षा देता है। ध्यान दीजिए, वित्तीय सुरक्षा देता है। ठीक है, जैसे वित्तीय सुरक्षा का मान लो कि मृत्यु की दशा में, विकलांगता की दशा में, दुर्घटना, इन सारी परिस्थितियों में ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अगर मानव जीवन प्राकृतिक और दुर्घटना के कारणों से मृत्यु और विकलांगता के जोखिमों के अधीन होता है, अगर क्षति होती है या किसी प्रकार से मानव जीवन में उसकी क्षति या फिर उसका अंत हो जाता है, या फिर आप स्थायी हो या अस्थायी हो, जो विकलांगता है, जो उसकी क्षति है, या कोई जैसे कि मान लो एक हाथ एक पैर या कुछ भी चला गया, जो विकलांगता है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, तब आदमी को ये कहा जाता है कि वो जो फ्यूचर में कार्य कर सकता था, अब उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसी को फुलफिल करने के लिए मानव जीवन मूल्य का, देखो कोई एक्चुअल में मानव का कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करी जाती है कि इसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई उस राशि को, जो वो राशि की कमी आएगी उसको फुलफिल किया जा सके। तो यही जीवन बीमा है, यही क्या है? जीवन बीमा है। तो हमने जीवन बीमा को भी देखा। जीवन बीमा आपने इसमें से जैसे कि देखो, इसमें अगर जीवन बीमा की हम बात करें ना, तो मैंने डिटेल में भी पहले आपको जीवन बीमा के अंतर्गत सारी चीजें बताई हैं कि इसमें से सिर्फ आपको ये जानना है कि जैसे जीवन से संबंधित किसी प्रकार की जो क्षति है, कोई भी क्षति, अगर मान लो किसी की आंशिक या पूरी विकलांगता है या पूरी तरीके से व्यक्ति नहीं रहता है, तो उसके जो नॉमिनीज है, उन नॉमिनीज को उसके क्या किया जाएगा, ये जो पैसा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, अर्थात वित्तीय सहायता दी जाएगी, अर्थात वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये तो सारी चीजें आपने देखा जीवन बीमा के अंतर्गत। ठीक है, अब अगर हम बात करें यानी साधारण बीमा, तो साधारण बीमा कई प्रकार में बांटा जा सकता है। साधारण बीमा के दौरान जैसे देखो, मान लो कि होता क्या है कि गाड़ी का बीमा हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, मोटर का बीमा हो गया, ये सारे बीमा जो साधारण बीमा के अंतर्गत आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंतर्गत डिस्कस कर लेते हैं। जो साधारण बीमा, साधारण बीमा, देखो जैसे कि मैं लिख देता हूं पहले स्वास्थ्य बीमा, फिर थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा। स्वास्थ्य बीमा, ये जो बीमा है इसका संबंध उस प्रकार से है जो प्रमुख रूप से अपने चिकित्सीय खर्चों को कवर करता है। यह क्या है? यह हेल्थ से संबंधित खर्चों को कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, बीमा करता जो व्यक्ति है जो होल्ड कर रहा है इस पॉलिसी को, या उसके समूह को, या उसके परिवार को, इस कंपनी के बीच बीच एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस
जो कंपनी के नियमों के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, इसे मैनेज किया जाता है। इस कंपनी के नियमों के अकॉर्डिंगली इसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये स्वास्थ्य बीमा ये साधारण बीमा का ही एक पार्ट है। अब आगे देखना है मोटर बीमा। ठीक है, ये मोटर बीमा क्या है? मोटर बीमा, देखो, मोटर बीमा जो वाहन मालिक को अपने वाहन की क्षति के सुरक्षा के लिए ये प्रदान किया जाता है। मोटर मालिक को सॉरी मोटर मालिक को ये जो वाहन सॉरी मोटर बीमा या वाहन बीमा है, ये मालिक को अगर ऐसा फील होता है कि मान लो कि उसकी कभी वाहन का जो सारा सब कुछ ठीक बना रहे, तो वाहन की क्षति की सुरक्षा के लिए, क्षति के प्रति सुरक्षा के लिए एक वाहन बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। ये मालिक के प्रति जो कानून के अनुसार ऐसी उस कंपनी के साथ एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट के ही माध्यम से ये बीमा क्या करवाया जाता है, उसकी नियमों के अकॉर्डिंगली बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो आपने इसे देखा। अब परिसंपत्ति बीमा, ये भी स्वास्थ्य बीमा का ही उदाहरण है। परिसंपत्ति किसी भी एसेट्स के लॉस पे, परिसंपत्ति बीमा किसी भी एसेट्स के लॉस पे, यानी परिसंपत्ति के किसके लॉस की वजह से, परिसंपत्ति के लॉस की वजह से ये बीमा आपको उपलब्ध करवाया जाता है। परिसंपत्ति बीमा मतलब कैसे? एसेट के लॉस पे, मान लो कि जैसे आपके घर का हो गया, आपकी दुकान का हो गया, या कोई मशीन का हो गया, या किसी भी स्टॉक्स का हो गया, इन सभी स्थितियों में परिसंपत्ति बीमा परिसंपत्ति की क्षति से बचने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये बीमा करवाया जाता है, परिसंपत्ति बीमा। यात्रा बीमा, अगेन यात्रा, अगर सफर के दौरान अगर मान लो किसी भी प्रकार से कोई क्षति आपको ऐसा लगता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी आप क्या करवा लेते हैं, ये यात्रा बीमा करवा लेते हैं, यात्रा बीमा करवा लेते हैं। तो वो जो 29 जो कंपनी थी ना, मैंने बताया था, वो कंपनी सभी ऐसे प्रकार के, इस प्रकार की बीमाओं को क्या करती हैं, उसको प्रयोग करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। देखो, मैं थोड़ा सा एक आपको और समराइज कर देता हूँ। देखो, वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के अंतर्गत जो भारतीय बीमा उद्योग की संरचना है, कुछ ऐसी है। भारत सरकार भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के ही अंतर्गत एक बॉडी इरडा, जो कि मैंने इसको समझाया, इरडा के अंतर्गत ये रेगुलेट करती है जीवन बीमा और साधारण बीमा, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो गई, यानी पब्लिक सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो गई, और निजी सेक्टर की, यानी प्राइवेट निजी सेक्टर की कंपनी हो गई। इसमें भी वही अगेन साधारण सेक्टर की, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो गई, और दूसरी जो कंपनी हो गई वो निजी क्षेत्र की कंपनी हो गई, दूसरी निजी क्षेत्र की कंपनी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीजों को देखा। अब भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलआईसी क्या है। ये भारत में इसका बहुत दखल होता है। दखल का मतलब कि जीवन बीमा के रेफरेंस में बहुत ज्यादा दखल होता है। ठीक है ना, तो इसे देख लो चलो भैया। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी कहा जाता है, एलआईसी। इसको क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलो इसकी भी कहानी सुन लो। वर्ष 1956 की बात है, वर्ष 1956 की बात है। भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, भारत सरकार द्वारा, यानी जीवन क्षेत्र को अगर आप देखोगे, जो जीवन क्षेत्र वाला, यानी भारत सरकार द्वारा जो जीवन बीमा क्षेत्र को नेशनलाइज किया गया, क्या है, इसका नेशनलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जीवन बीमा क्षेत्र है,
जीवन बीमा क्षेत्र है, इसको क्या कर दिया गया, इसको राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। देश में करीब 245 स्वदेशी और विदेशी जो जीवन बीमा कंपनियों को अधिग्रहित करके और इनकी जो पूंजी है, पेड कैपिटल है 5 करोड़ के साथ, इसको सार्वजनिक रूप से यानी सरकारी कंपनी बना दिया गया। तो जो जीवन बीमा कंपनी है, मैंने बताया था जो उस समय कंपनी, याद होगा लास्ट में आप देखिए, इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था। हम्म करीब देखो कि, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, मैंने इसके अंतर्गत आपको बताया था कि करीब 245 कंपनियां हैं। ये जो 245 कंपनियों को, इन सभी को मिलाते हुए आगे 1956 में इन सभी कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। 1956 में अधिग्रहण कर लिया जाता है और इनकी जो पेडअप कैपिटल होती है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ का पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल के साथ साथ क्या किया जाता है, इसको एक सरकारी कंपनी में, इसको नेशनलाइज करके सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की यानी सरकारी कंपनी बना दी जाती है, सरकारी कंपनी बना दिया जाता है। ठीक है, सरकारी कंपनी बना दिया। इसकी जो स्थापना है एलआईसी की, 1 सितंबर, एलआईसी की जो स्थापना है 1 सितंबर, 1 सितंबर 1956 को की गई। साथ ही साथ भारत में बीमा क्षेत्र की जो निजी कंपनियों के खुलने पर भी रोक लगा दी जाती है। तत्कालीन तौर से जो बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको खुलने पर भी रोक लगा दी जाती है। सरकार अपनी बीमा कंपनी को एक निवेशक संस्था मानती है और वित्तीय क्षेत्र में पूंजी बाजार का इसके एक महत्वपूर्ण अंग बना के उभारने की कोशिश करती है। तो बीमा क्षेत्र के जो नेशनलाइजेशन के, जो राष्ट्रीयकरण के कुछ कारण थे, ऐसे तो नहीं कर दिया गया होगा, इतनी कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बना दी गई, एक बड़ी कंपनी बना दी गई, सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके क्या कारण थे, तो जरा थोड़ा सा देख लो। बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के, नहीं, राष्ट्रीयकरण के कुछ उद्देश्य रहे होंगे, कुछ उद्देश्य रहे होंगे। इन उद्देश्यों को जरा देखो। बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा के संदेश का प्रचार प्रसार करना था, यानी सामाजिक सुरक्षा, क्या था, सामाजिक सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा देना। लोगों की बचत यानी जो प्रीमियम को राष्ट्र निर्माण के लिए विकास में लगाना, जो लोगों की बचत है, लोगों की बचत, बचत प्रीमियम के रूप में, प्रीमियम के रूप में राष्ट्र निर्माण पे लगाना। राष्ट्र उस समय जरूरत भी है, हम एकदम पैदा ही हुए थे, है ना, मतलब पैदा का मतलब आजादी ही हुए थे, है ना, निर्माण में लगाना, राष्ट्रीय निर्माण में लगाना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें और बहुत सारे उद्देश्य थे, और भी बहुत सारे उद्देश्य थे। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब थोड़ा सा भारतीय साधारण बीमा निगम देख लो। भारतीय साधारण बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, इसके बारे में भी बता देता हूं। कुछ जीआईसी कहा जाता है, जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय यानी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के तहत, भारत सरकार द्वारा ये जो भारतीय साधारण बीमा निगम है, भारतीय साधारण बीमा निगम यानी व्यवसाय राष्ट्रीय, इसका जो नेशनलाइजेशन है वो अधिनियम 1972 के द्वारा, इसके तहत साधारण बीमा क्षेत्र में जो सक्रिय करीब 107 स्वदेशी कंपनियां, 107 स्वदेशी कंपनियां यानी
स्वदेशी और विदेशी कंपनियां, इन सभी स्वदेशी और विदेशी कंपनियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इन सभी 107 कंपनियां होती हैं, इन सभी कंपनियों का किसके अंतर्गत, बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत। भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार बीमा व्यवसाय अधिनियम, बीमा व्यवसाय अधिनियम अधिनियम 1972 के माध्यम से 107 कंपनियों का ये क्या कर देती है, मिला करके, चाहे वो देसी या विदेशी कंपनियां हो, इसको क्या नेशनलाइज कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 22 नवंबर 1972, 22 नवंबर 1972 को। और इसमें एक सरकारी बीमा कंपनी भारतीय साधारण बीमा निगम बनाया जाता है, जैसे कि एलआईसी। तो इससे सॉरी, जैसे कि एलआईसी बनाया जाता है, उसी तरह एक सभी कंपनियों को मिला करके जीआईसी की स्थापना करी जाती है। इसकी जीआईसी की, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। देखो जो एक्चुअल में जीआईसी है, इसकी जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत करी जाती है। जीआईसी की स्थापना, जीआईसी की स्थापना अपना ध्यान रखिएगा, उसमें 1972 जो कि बीमा व्यवसाय अधिनियम है, तब उसका क्या किया जाता है, कंपनियों को मिलाकर के नेशनलाइजेशन किया जाता है। लेकिन वो जीआईसी है, इसकी जो स्थापना है वो 1956 अधिनियम के अंतर्गत, यानी कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1973 को चार धारक कंपनियों के साथ कार्य करना शुरू करती है। ये चार धारक कंपनियों के साथ कार्य करना शुरू कर देती है। कौन कौन सी चार धारक कंपनियों के साथ एक कार्य शुरू करेगी, तो एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरी जो कंपनी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो अगली कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये सारी कंपनियां, एक कंपनी मुझे याद नहीं, अच्छा ओरिएंटल, ओके ओके, एक कंपनी है, इसे भी लिख लीजिए, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द ओरिएंटल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भी कंपनी, इन सभी कंपनियों के साथ ये क्या करती है, कार्य करना स्टार्ट करती है, शुरू करती है। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब थोड़ा सा हम सुधारों के दौर का ये क्षेत्र टाइम चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो होता क्या है भैया, सुधारों के दौर के इस क्षेत्र में कुछ काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, काफी परिवर्तन सामने आते हैं। जैसे कि 2000 में करीब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इरडा कहते हैं, ये 1999 के अधिनियम के अंतर्गत 2002 में इसको क्या है, ये प्रभावी बनाता है। और इसका आप देखोगे साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण जो अधिनियम है 1972 के द्वारा, बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके इसके बाद साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों की क्या करी जाती है, सामान्य उसमें स्थापना करी जाती है, और इसके द्वारा सामान्य बीमा किए जाने वाले एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं नवंबर 2000 में जीआईसी को भारतीय पुनर्बीमा कर्ता कंपनी के रूप में अधिसूचित करके और एक नया नाम जीआईसीआरई यानी रीफाइनेंस, ये पुनर्बीमा करता है। ठीक है, तो जीआईसीआरई दिया जाता है, इसका नाम क्या है, जीआईसीआरई दिया जाता है। कब, 2000 में जो जीआईसी है, ये जो मैंने जीआईसी को बताया, ये जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, ये 2000 जीआईसी को 2000 में भारतीय पुनर्बीमा कर्ता के रूप में अधिसूचित लिस्ट करवाया, रजिस्टर्ड करवाया जाता है, और इसका नाम बदल करके जीआईसी जीआईसीआरई कर दिया जाता है, जीआईसीआरई कर दिया जाता है। वहीं भारतीय बीमा व्यवसाय जो राष्ट्रीयकरण है, इसमें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 21 मार्च 2003 को प्रभावी होता है, और इसके द्वारा जो साधारण बीमा निगम है वो अपनी
कंपनियों पर स्वामित्व क्या कर लेता है, कंपनियों से स्वामित्व खत्म कर लेता है या फिर हटा लेता है। तो ये जो पूर्व की चारों सहायक कंपनियां हैं, ऑब्वियस है कि जो भारतीय साधारण बीमा निगम का ही निगम का भी स्वामित्व अब भारत सरकार के पास निहित हो जाता है, और जीआईसी जो आरई ये कंपनी है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व की एक कंपनी बन जाएगी। अब तो भारत सरकार इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। अब उम्मीद करता हूं, मुझे पता है लास्ट वाला आपको ये आपको सबक कम आया होगा, जो कि मैंने लास्ट में बताया। तो मैं लास्ट जब लेक्चर समाप्त करूंगा तो एक बार इसको और थोड़ा सा आपके साथ रिकैप कर दूंगा, या फिर अभी सुन लीजिए। देखो, सुधारों के दौर में इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन देखे जाते हैं। ये सुधारों का टाइम होता है, यहाँ काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। होता क्या है, 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा, जो इरडा आप कह रहे थे, तो इरडा अधिनियम 1999 के प्रभावी होने के बाद साधारण बीमा विकास प्राधिकरण जो होता है, साधारण बीमा जो व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 और बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके, इन दोनों में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद साधारण बीमा निगम और उसकी जो सहायक कंपनियों द्वारा भारत में सामान्य बीमा किए जाने पर जो एकाधिकार है, इसकी हेजमनी है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, इसकी हेजमनी को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं नवंबर 2000 में जीआईसी को भारत में भारतीय पुनर्बीमाकर्ता कंपनी के रूप में अधिसूचित करके और इसको नया नाम दे दिया जाएगा, जिसकी अभी तक हमने जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करी है। अब जीआईसी री इसे कहा जाएगा, यानी रीफाइनेंस हो जाएगी या पुनर्बीमा कंपनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ भारतीय बीमा व्यवसाय जो राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2000 है, इसमें से 21 मार्च 2003 को प्रभावी होता है, और इसके द्वारा साधारण बीमा निगम का जो अपनी कंपनियों पर स्वामित्व को क्या कर लेगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त कर लेगा। इसके माध्यम से आप देखोगे कि जो पहले वो जो 4 कंपनियां हैं जीआईसी के साथ जो काम कर रही हैं, उसकी सहयोगी कंपनियां हैं, तो भारतीय साधारण बीमा निगम का भी स्वामित्व अब भारत सरकार के पास निहित हो जाएगा, और जीआईसी आरई पर पूरी तरीके से भारत सरकार के पूर्ण कंट्रोल में, पूर्ण स्वामित्व पे आ जाएगी, ये कंपनी भारत सरकार की हो जाएगी। तो ये पूरा ये जो बदलाव का दौर है, इसके बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने इसको रिवाइज भी करके आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मैं सोच रहा था आज बीमा समाप्त कर लेता, अभी काफी कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन शायद मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। चलो फिर भी, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एआईसी कहा जाता है, एआईसी, इसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर 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 इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो, कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए, कृषि बीमा के क्षेत्र में कृषि बीमा के बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नए सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। ये क्या है, नए जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एआईसी है, इसकी स्थापना भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1500 करोड़ का जो प्राधिकृत यानी जो प्रोडक्ट कैपिटल है, वो शेयर पूंजी के आधार पे 200 करोड़ की प्रदत्त पूंजी यानी जो प्रोडक्ट कैपिटल को यूज करते हुए, यानी दिसंबर 20 ऑफ 2022 में इसकी स्थापना कर दी जाती है, और 1 अप्रैल 2000 से ये अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। 1 अप्रैल 2003 से ये अपना कार्य शुरू कर देती है। दोबारा सुनिएगा, मुझे पक्का पता है भूल गए होंगे, जो एआईसी है जरा ध्यान से सुनिएगा, ये इसको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया कहा जाता है, एआईसी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो, कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्र में बीमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम लाया जाता है, नए सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का उपक्रम लाया जाता है। ये जो एआईसी है, एआईसी है, एआईसी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 1956 1900 कंपनी एक्ट 1956 के तहत 1500 करोड़ का प्राधिकृत शेयर पूंजी, ध्यान रखिएगा प्राधिकृत है,
यानी अथोराइज्ड 1500 करोड़ का, और 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जब संस्थापक किसी भी इस संस्था को इस्टेब्लिश करने में लगाता है तो 200 करोड़ का प्रदत्त पूंजी कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के माध्यम से इसका, यानी आगे देखते हैं, यानी दिसंबर 20 2002 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। की स्थापना कर दी जाती है किसकी? एआईसी की। ये क्या करती है? ये कृषि बीमा को बढ़ावा देने का काम करती है, कृषि क्षेत्र में बीमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करती है। अब ये अपना काम कब शुरू करती है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2003 में ये अपना कार्य करना भी शुरू कर देती है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य जानना जरूरी है। ये तो बस इंफॉर्मेशन है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाते हुए देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। देश की जो आर्थिक गतिविधियों को, कहा? ग्रामीण क्षेत्र में हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना है। इसका क्या काम है? ग्रामीण क्षेत्र में, यही पूछा जाएगा, यही स्टेटमेंट भी आएगा पीटी में भी अगर ऐसा पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे आप कहीं भी देख लीजिएगा, क्या कोई इतना बीमा क्षेत्र में कोई भी पढ़ाएगा डिटेल से? ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाते हुए, वित्तीय स्थिरता स्थिरता लाते हुए स्थिरता लाते हुए वित्तीय स्थिरता लाते हुए आर्थिक गति को बढ़ावा देना। किसे? आर्थिक गति को, आर्थिक गति को पर्पज, आर्थिक गति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये पर्पज है। इसके साथ साथ कृषि और उससे संबंधित जो रिस्क है, जो जोखिम है, उनके लिए ग्रामोन्मुखी यानी यानी विलेज ओरिएंटेड और कृषक अनुकूल बीमा उत्पादों की शुरुआत करना और विकास करना। यानी ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कृषकोन्मुखी यानी फार्मर ओरिएंटेड, और विलेज ओरिएंटेड यानी फार्मर ओरिएंटेड, फार्मर ओरिएंटेड और विलेज ओरिएंटेड, ग्रामोन्मुखी। ठीक है, ग्राम उन्मुखी, विलेज ओरिएंटेड। इसमें क्या करना? बीमा की, यानी बीमा उत्पादों की शुरुआत करना, उत्पादों, कृषि क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में बीमा उत्पादों की शुरुआत करना और विकास करना। ये सभी एग्रीकल्चर यानी एआईसी के क्या है? ये सभी एआईसी के जो उद्देश्य है। इसके साथ साथ और उद्देश्य हैं, ऐसा नहीं, एक उद्देश्य नहीं है, और बहुत सारे उद्देश्य है। जैसे प्राकृतिक विपदाओं में कोई अगर नेचुरल इमरजेंसी, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, यानी प्राकृतिक आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में या विपदाओं में जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड रिस्क है, जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जोखिम है, जोखिम या इससे संबंधित गतिविधियों को बचाने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। कृषि कृषि जोखिम से बचाने के लिए, कृषि क्षेत्र को जोखिम से बचाने के लिए कृषि क्षेत्र से जोखिम को बचाने के लिए क्या करना? इन क्षेत्र को बचाने के लिए इसमें से सुरक्षा कवच प्रदान करना, सुरक्षा कवच प्रदान। ये सारी चीजें क्या है? एआईसी के अंतर्गत, ये सारी चीजें एआईसी के अंतर्गत क्या है? उद्देश्य है इसके। एआईसी में और जैसे देखो, एआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में से विकास वित्त संस्थाओं का एक ज्वाइंट उपक्रम है, एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनी हो गई और विकास वित्त संस्था हो गई, इसका ये ज्वाइंट उपक्रम है। इसमें साधारण बीमा निगम की जो शेयर धारिता करीब जो साधारण बीमा निगम है, इसकी जो शेयर धारिता, शेयर होल्डिंग है, करीब 35% है। नाबार्ड की भी इसमें शेयर धारिता करीब 30% है। ठीक है, और इसमें चारों जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इनमें से एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में से प्रत्येक की जो शेयर धारिता है वो करीब 8.75% है। आपसे ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपसे ये पूछा जाएगा। इसमें शेयर होल्डिंग किसकी किसकी है, अगेन सुनिएगा। मैंने जो एआईसी के अंतर्गत आपको चीजों को बताया, एक मिनट रुकिएगा, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने ये देखा उद्देश्य। अब इसकी जो स्थापना है वो भी मैंने बताया आपको कैसी, लेकिन इसमें कौन कौन शेयर, ये तो गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है, तो इसमें कौन कौन शेयर होल्डर्स है, कौन कौन शेयर धारक है, जरा देखो कौन कौन से इसमें से शेयर धारक है। इस पे हम क्या करते हैं, नजर डालते हैं। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, जो एआईसी है, एआईसी, ठीक है, अगर हम एआईसी यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की और विकास वित्त संस्थाओं का ये संयुक्त क्या है, उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी, क्षेत्र की बीमा कंपनी, बीमा कंपनी, साथ में विकास वित्त संस्था, विकास वित्त संस्था, विकास वित्त संस्था लाइक नाबार्ड संस्था, विकास वित्त संस्था मतलब नाबार्ड, ये उसी का एक संयुक्त है। ये क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है, ये संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है। इसमें से संयुक्त उपक्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शेयर धारिता है वो साधारण बीमा निगम की, साधारण बीमा निगम जैसे अभी जो मैंने बताया था, साधारण बीमा निगम की, बीमा निगम की, इसमें से 35% की हिस्सेदारी है, सॉरी कितनी, 35% की हिस्सेदारी है, कितनी, 35% की हिस्सेदारी। इसके बाद जो नाबार्ड है, पुनर्वित्त संस्थान, नाबार्ड, ये क्या है, विकास वित्त या पुनर्वित्त संस्थान है नाबार्ड, इसकी इसमें करीब 30% की हिस्सेदारी है, कितनी, 30% की। जरा ध्यान दीजिएगा, हिस्सेदारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो चार कंपनियों को याद करिए जो बीमा क्षेत्र में जो कंपनियां हैं, जो चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये चार कंपनियों में इनकी सभी की हिस्सेदारी 8.755% की है, 8.755% की, 755, ये ठीक है। ये सभी इसमें से क्या है, हिस्सेदार हैं एआईसी के अंतर्गत। आपने यहां तक देखा। अब देखो इस प्रकार से जो 1999 में ये प्रारंभ किया जाता है, और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जनवरी 2016 में स्टार्ट किया जाता है। साथ में आप देखोगे फसल बीमा योजना, अभी मैं पढ़ाऊंगा फसल बीमा योजना भी, तो इसी के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। इसका जो संचालन है वो एआईसी ही करेगी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ही, यानी फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और यह एनएआईएस आप ऐसे लिख लो, यानी राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, यानी इसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और दूसरा पीएम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनका संचालन कौन करेगा, इनका संचालन ध्यान रखिएगा ये करेगी, यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड इंडिया करेगी, एआईसी करेगी। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने इतना डिटेल से समझाया है, कोई टीचर इतना डिटेल से नहीं समझाएगा जितना डिटेल से मैंने इसे समझाने की कोशिश करी है। तो कल के हम उसमें से जो री इंश्योरेंस से संबंधित, जैसे कि जीआईसी यानी जीआईसी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड री इंश्योरेंस कंपनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी पुनर्बीमा, इससे संबंधित कुछ चीजों के बारे में कल के लेक्चर में बात करेंगे। कल का लेक्चर और पूरा बीमा, अगर आप लोग सहयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं और सारा सब कुछ ठीक रहता है, तो मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा भी मन लगता है अगर जैसे रिजल्ट मिलेगा तो ऑब्वियस है, अरे मेरी गारंटी है पीटी और मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के एकदम नया पूरा जितना भी इसमें से सुधार है, रिफॉर्म है, जितनी भी सारी चीजों को जोड़ के बताऊंगा, और हर एक टॉपिक में बताता भी हूँ। कैपिटल मार्केट आज 7-8 दिनों से चल रहा है, और डेली 1-1.5 घंटे का लेक्चर आता है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो देखिए अगर कैपिटल मार्केट मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे में टीचर समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन के साथ किसी प्रकार से नहीं खेल सकता, क्योंकि सारी चीजों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लाइफ है, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं अगले दिन सभी के कमेंट देखूँगा। रेणुका, काजल, मनीष जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे शिवानंद, अढ़ाई और जानजिया सिंह जो भी नाम है आपका, सब ध्यान रखिएगा। ठीक है? आज यहीं तक, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।